नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने मंत्रियों के साथ महंगाई पर और मानसून पर मंथन करने वाले हैं। मीटिंग दोपहर करीब 3 बजे होगी। पीएम के सामने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान प्रेजेंटेशन देंगे। गुरुवार को रामविलास पासवान ने सचिवों के साथ मीटिंग की थी। प्याज एक बार फिर पब्लिक को रुलाने वाला है। पिछले 2 हफ्तों में प्याज के दाम 2 से ढाई गुना बढ़ गए हैं। नासिक में होलसेल में प्याज 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा है, बाजार पहुंचने तक जिसके दाम 2 गुने हो जा रहे हैं। हफ्ते भर के अंदर प्याज के दाम 50% बढ़े हैं। आगे की प्याज में दामों में और इजाफे के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में प्याज के दाम 2.5 गुना बढ़ गए हैं, जिसका असर देश भर के बाजार पर पड़ने वाला है। दिल्ली में भी प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मुंबई में प्याज की कीमत 25 से 30 रुपए किलो हो गई है। देश के बाकी हिस्सों में भी प्याज के दामों में दिल्ली में भी प्याज 25 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मुंबई में प्याज की कीमत 25 से 30 रुपए किलो हो गई है। देश के बाकी हिस्सों में भी प्याज के दामों में एकाएक इजाफा देखा जा रहा है। प्याज जहां रुलाने की संकेत दे रहा है, वहीं पेट्रोल पब्लिक को राहत दे सकता है। रविवार तक पेट्रोल के दाम 45 से 60 पैसे तक कम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के चलते पेट्रोल के दाम कम होंगे। एलजीसी घोटाले में सीबीआई ने राज्यसभा के 3 मौजूदा और 3 पूर्व सांसदों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन सभी पर यात्रा भत्ते के लिए फर्जी बिल पेश करने का आरोप है। इस बाबत दिल्ली और ओडिशा के 10 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी भी कर रही है। एलटीसी घोटाले में राज्यसभा के जिन 3 मौजूदा सांसदों पर सीबीआई ने केस किया है, उनमें एमएनएफ के लहमियंगाम लियाना, टीएमसी के डी बंदोपाध्याय और बीएसपी के ब्रजेश पाठक हैं। साथ ही पूर्व सांसद जेपीएन सिंह, मोहम्मद ए मदनी और वेणुबाला प्रधान पर केस किया गया है। इन पूर्व सांसदों पर आरोप है कि ये ट्रैवल एजेंट से मिलकर यात्रा के फर्जी बिल पेश करते थे और सरकारी खजाने से पैसे ले लेते थे। सीबीआई ने ट्रैवल एजेंट्स पर भी केस किया है और अब छापेमारी कर सबूत जुटाने में लग गई है। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर के उल्लंघन का सिलसिला थम नहीं रहा है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में बालाकोट इलाके में भारतीय चौकियों को पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग की। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग सुबह 7:30 बजे से 7:55 तक हुई। पाकिस्तान की इस हिमाकत का भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया है। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि आतंकी रिहायशी इलाकों और बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की हिटलिस्ट में दिल्ली के चांदनी चौक बाजार, इंडिया गेट का इलाका जैसे कई अहम इलाके हैं। इन इलाकों में आतंकी धमाके की फिराक में है। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है और गर्मी की तपिश से दिल्ली वालों को राहत मिली है। कल की तरह आज भी दिल्ली में कई जगह बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली वाले मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ उठा रहे हैं। इंडिया गेट पहुंचकर कई लोग मस्ती के मूड में दिख रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कल भी मौसम खुशनुमा ही रहेगा। तेज हवाओं और बारिश के चलते दिल्ली के करोल बाग में एक पुराना पीपल का पेड़ गिर गया। इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इलाके में कई घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। दिल्ली नहीं, एनसीआर में भी मौसम सुहाना हो गया है। नोएडा में कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। कल तो नोएडा में ओले भी गिरे थे और जोरदार बारिश भी हुई थी। गाजियाबाद में भी बूंदाबांदी के बाद पारा नीचे चला गया और मौसम सुहाना हो गया। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे गाजियाबाद वालों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई। उधर मुंबई में आज भी हाईटाइड की आशंका जताई जा रही है। बीएमसी ने अलर्ट जारी कर लोगों से समुद्री किनारों से दूर रहने को कहा है। कल भी मुंबई में हाईटाइड आया था, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया था। कल मुंबई में समुद्र में आए हाईटाइड के बाद पानी शहर के अंदर घुस गया। कल सुबह 11:37 पर समुद्र में हाईटाइड आया। समुद्र में 4.38 मीटर की ऊंचाई तक लहरें उठी तो पानी शहर के कई इलाकों में जा घुसा। गुजरात के जूनागढ़ में भी कल आया हाईटाइड से समुद्र किनारे बसे मछुआरों के घरों में पानी घुस गया। मछुआरों की नाव को भी इससे नुकसान पहुंचा। 2 घर भी जमींदोज हो गए। दिल्ली के मनावली इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोग सड़क पर उतर गए और आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और तब जाकर मामला शांत हुआ। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बिजली संकट गहरा सकता है। उत्तर भारत को बिजली सप्लाई करने वाले ज्यादातर बिजली प्लांट के पास
सिर्फ 4 से लेकर 7 दिनों तक का ही कोयला बचा हुआ है। ऐसे में उत्तर ग्रिड के फेल होने का खतरा पैदा हो गया है। इन पावर प्लांट से पास का कोयले का कोई स्टॉक नहीं है। 21 पावर प्लांट के पास सिर्फ 4 दिन का ही कोयला बचा है। वहीं 15 प्लांट्स के पास सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा है। देश के ये 36 पावर प्लांट्स 55,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जो देश की कुल जरूरत का 20% है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्टील प्लांट में गैस रिसने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 डिप्टी जनरल मैनेजर भी शामिल हैं। गैस रिसाव से प्लांट में काम कर रहे 37 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। गैस क्लीनिंग प्लांट को पानी सप्लाई करने वाले वाटर पंप में खराबी की वजह से गैस रिसाव हुआ। गैस क्लीनिंग प्लांट में पानी नहीं पहुंचने की वजह से पानी का दबाव कम हुआ, जिससे प्लांट में विस्फोट हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस घटना पर शोक जताया है। इस दुर्घटना में प्रभावित हुए सभी लोगों को बेस्ट मेडिकल सुविधाएं देने की बात कही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है और इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आज हालात का जायजा लेने भिलाई स्टील प्लांट पहुंचेंगे। पिछले साल केदारनाथ में हुई तबाही के बाद अब भी नरकंकाल मिलने का सिलसिला जारी है। केदारनाथ के करीब जंगल चट्टी में नरकंकाल मिले हैं, साथ ही दूसरे इलाकों से भी नरकंकाल मिलने की खबरें आ रही हैं। दरअसल 16 जून को केदारनाथ में हुई तबाही का 1 साल पूरा हो रहा है और यहां दोबारा निर्माण का काम शुरू किया गया है, जिसकी खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलना शुरू हो गया है। होटलों लॉजों के मलबे से भी नरकंकाल मिल रहे हैं। केदारनाथ की तबाही के करीब साल भर बाद भी नरकंकालों का मिलने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड सरकार के दावों की पोल खुल गई है। सरकार ने तबाही में मारे गए सभी लोगों के अंतिम संस्कार का दावा किया था, लेकिन अब भी नरकंकाल मिल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा है। लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद सोनिया गांधी आज पहली बार रायबरेली में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। रायबरेली में कांग्रेस की जिला सतर्कता समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद वरुण गांधी 3 दिवसीय दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। राजस्थान में आज वसुंधरा राजे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल मार्गरेट अल्वा की मुलाकात हुई थी, तभी से इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी। गैंगरेप और मर्डर केस की जांच के लिए आज सीबीआई की टीम बदायूं जा रही है। इस मामले की जांच के लिए 20 अफसरों की एक टीम बनाई गई है, जिसे डीआईजी लीड करेंगे। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं। गौरतलब है कि बदायूं में 2 चचेरी बहनों की गैंगरेप कर हत्या कर दी गई थी और उनकी लाशों को गांव के ही पेड़ से लटका दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 2 पुलिस वालों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार की मांग पर मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बीच में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के आवास 7 RCR पर दोनों के बीच में तकरीबन 20 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान अखिलेश ने प्रधानमंत्री को सूबे की कानून व्यवस्था की जानकारी दी। उधर यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी में रेप की बढ़ती वारदातों पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। मैं सोचती हूँ अखिलेश यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और डीजीपी को तुरंत बदल देना चाहिए। मेरठ में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने गैंगरेप के 4 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की बाजार गई थी, जहां से बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। यूपी के मथुरा में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक गांव के लोगों ने ही उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। पीलीभीत में एक पुलिसकर्मी पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। महिला के मुताबिक पुलिस से शिकायत पर आरोपी ने उसके पति की अश्लील क्लिप बना ली और ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने आला अधिकारी से आरोपी पुलिसकर्मी की शिकायत की है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल को रेप के एक पुराने मामले में नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जयपुर की एडीजे कोर्ट ने जारी किया है। मेघवाल को 20 अगस्त तक
तलब किया गया है। रेप के इस मामले में मेघवाल समेत 18 लोग आरोपी हैं। हरियाणा निवासी विवाहिता से रेप के इस मामले में केंद्रीय मंत्री के अलावा सहायक पुलिस आयुक्त अनिल राव और 16 अन्य को भी तलब किया गया है। पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़ित ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। गुजरात में नर्मदा डैम की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अहमदाबाद में बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और पटाखे छोड़े। दरअसल मोदी सरकार ने नर्मदा डैम की ऊंचाई 121 मीटर से बढ़ाकर 138 मीटर करने की इजाजत दे दी है। साथ ही नर्मदा डैम पर गेट लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। ये खबर पहुंचते ही गुजरात में जश्न मनाया जाने लगा। उधर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही मेधा पाटकर ने नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई इलाके पानी में डूब जाएंगे और लाखों लोगों को नुकसान होगा। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव राज्यसभा के लिए बिहार से निर्विरोध चुन लिए गए हैं। शरद के सामने कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उनका जीतना तय था। शरद लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा में थूकने पर जुर्माना लगाने संबंधी मीडिया में आई खबरों का खंडन किया। उमा भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें मीडिया में आई इस खबर से हैरानी हुई। पीआईबी से ये जांच कराने को भी कहा गया है कि इस खबर का स्रोत क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि एम्स को स्वास्थ्य के लिए और बेहतर बनाया जाएगा। चीन से वीजा विवाद पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि वो हालिया प्रगति से खुश हैं और चीनी प्रधानमंत्री के भारत दौरे का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। We are waiting for the Chinese president to visit here. I am optimistic about the friendship gesture being shown by both the government. So I'm just very hopeful. I will not make comment on anything related to stable visa as of now because I don't want to spoil the relation. And we are just optimistic of everything. अरुणाचल के सीएम नवाम तुकी ने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वो स्टेपल वीजा विवाद को गंभीरता से ले ताकि अरुणाचल के लोगों को उनका हक मिल सके। People of Arunachal have also every right to have a visa to travel to all the world, including China, but they are depriving our rights to visit their country. I don't know. I think government of India should take up this matter seriously. वहीं सांसद मिनांग इरिंग ने चीन के साथ हालिया बातचीत पर संतोष तो जताया, लेकिन चीन को भरोसे लायक नहीं बताया। एक न्योता एक अच्छा संभावना है कि एक अच्छा रिश्ता बनाने का, लेकिन इसमें उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और खासतौर वो स्टेपल वीजा के विषय में अगर कुछ अच्छा निर्णय नहीं लेंगे तो हम जो चीन की बातों को हम विश्वास नहीं कर पाते। मुंबई के कैंपोकोला कंपाउंड में अवैध 96 फ्लैटों की बिजली सप्लाई, पानी की सप्लाई अब 17 जून तक काट दी जाएगी। कल ही फ्लैट छोड़ने का जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई, लेकिन कई फ्लैट के लोगों ने बीएमसी को चाबियां नहीं सौंपी हैं। हालांकि कैंपोकोला कंपाउंड में अवैध ठहराए गए 96 फ्लैटों में से कुछ फ्लैट मालिक यहां से छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन कई लोग फ्लैट छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ऐसे कई परिवार डेडलाइन खत्म होने के बाद भी यहां डटे हुए हैं। हिमाचल के मंडी की ब्यास नदी से अब तक कुल 8 शव मिल चुके हैं। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए थे, जिसमें से 16 की अभी तलाश जारी है। मंडी में छात्रों के शव खोजने के लिए नेवी के 8 गोताखोरों को भी बुलाया गया है। अंडर वाटर इक्विपमेंट के साथ नेवी के गोताखोर मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही यूएवी के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। उधर एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए पटना, गोवा और कोलकाता से टीमें बुला ली हैं। एनडीआरएफ ने इन जगहों से कई गोताखोरों को भी बुलाया है। बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खुशखबरी, अगले 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों के अवसर पैदा होने वाले हैं। सरकार ने सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी 15 जुलाई तक मांगी है, जिसके बाद वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू होगी। यूपीएससी ने 2013 के सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। जयपुर के गौरव अग्रवाल ने इस परीक्षा में टॉप किया है। दिसंबर 2013 में हुई लिखित परीक्षा और अप्रैल-जून 2014 में आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट में कुल 1122 कैंडिडेट सफल घोषित किए गए हैं, जिनमें सामान्य वर्ग से 517, ओबीसी से 336, एससी के 187 और एसटी के 92 उम्मीदवार हैं। ये परीक्षा 1228 खाली पदों के लिए ली गई थी।
ट्रेनों में तत्काल कोटे में वेटिंग का टिकट बेचना रेलवे बंद करेगा। ये नए नियम 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं। अब तत्काल कोटे के तहत तय बर्थ की बुकिंग ही होगी। अभी स्थिति ये है कि तत्काल कोटे में भी वेटिंग टिकट दे दिया जाता है। इंफोसिस ने विशाल सिक्का को नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। 1 अगस्त से विशाल सिक्का अपना पद संभालेंगे। विशाल सिक्का एसएपी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य रहे हैं। वो नारायण मूर्ति की जगह लेंगे। आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एजुकेशनल रिकॉर्ड खो गया है। उन्होंने 1946-47 में पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन रिकॉर्ड को पुराना बताकर ताला मटोली कर रहा है। बीती रात राजधानी में एक बार फिर बाइकर्स गैंग का हुड़दंग देखने को मिला। दिल्ली के इंडिया गेट सर्किल पर दर्जनों बाइक सवार काफी देर तक स्टंट करते दिखे। बाइकर्स के स्टंट से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही के बीच में बाइकर्स बेखौफ स्टंट करते रहे। हादसे की परवाह किए बगैर घंटों बाइकर्स का जानलेवा स्टंट जारी रहा। रियाती इलाके में बाइकर्स कानून की धज्जियां उड़ाते रहे और पुलिस वाले इस हुड़दंग से बेखबर रहे। इस दौरान इंडिया गेट के उस इलाके में न कोई रियाती इलाके में बाइकर्स कानून की धज्जियां उड़ाते रहे और पुलिस वाले इस हुड़दंग से बेखबर रहे। इस दौरान इंडिया गेट के उस इलाके में न कोई पुलिसकर्मी दिखाई दिया और न ही कोई पीसीआर वैन दिखाई दी। पटना के दीदारगंज इलाके में कुरकुरे से लदे एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कंटेनर पर लदा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। यूपी के अलीगढ़ में एक कपड़े की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों को खाली करा दिया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यूपी के गाजीपुर में बिजली विभाग के गोदाम में लगी आग से लाखों के तार और बिजली के सामान खाक हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी के मुरादाबाद में लोगों ने चोरी के आरोपी एक शख्स को पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी। कई लोग आरोपी पर काफी देर तक डंडे बरसाते रहे। इस शख्स पर एक घर में घुसकर चोरी करने का आरोप है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे रंगे हाथों धर दबोचा। आगरा के मालपुरा इलाके में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की आंख लगने की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पहला हादसा सीमापुरी का है, जहां एक ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। वहीं खजूरी चौक में एक बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह हादसा हसलपुर ब्रिज पर हुआ। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों का जीटीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में एक रिटायर्ड मेजर को घर के नौकर ने ही गला दबाकर मार डाला। यूपी के मुजफ्फरनगर मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। दिल्ली के वसंत कुंज में एक लड़की ने 3 लोगों पर कार में गैंगरेप का आरोप लगाया है। पंजाब के जगरांव में एक खेत में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटकों की एक बड़ी खेप पुलिस ने बरामद की है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने 1 करोड़ कीमत की नशीली चीज बरामद की है। पाकिस्तानी सीमा के पास गश्त करने वाले भारतीय सैनिक भी भीषण गर्मी से परेशान हैं। हालांकि चिलचिलाती धूप में भी वो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं।